हेलो एवरीवन। सो यू गाइज आस्क्ड मी अबाउट कि लीगल मैगज़िम का एक वीडियो बना के उसको अपलोड करने के लिए, सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक DULLB, क्लैट और जो भी एग्जाम्स लॉ से रिलेटेड हैं उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो आई थॉट वाई नॉट मेक अ प्रॉपर लीगल मैगजीम्स का वीडियो, बिकॉज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ DULLB उस टाइम पे मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। DULLB के लिए लीगल मैगजीम्स को सर्च करना और उसको फिर एक जगह पे कंसाइज वे में लिखना, और सो दैट उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज क्योंकि उसकी जो लीगल मैगजीम्स का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी डिफरेंट है इंग्लिश से, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप उसे कंटिन्यूसली रिपीट और रिवाइज करते रहेंगे तो फिर वो इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं, और ज़्यादा लीगल मैगजीम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कंसाइज वे में जो इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स हैं वो पढ़ने की ज़रूरत है, सो दैट आप एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम आने वाला है वहाँ पे लीगल मैगजीम्स में, एक या दो क्वेश्चन बेयरली। तो अगर वहाँ पे आप जाके उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ लीगल मैगजीम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से 20 to 35 लीगल मैगजीम्स करके जाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वहाँ पे हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लीगल मैगजीम्स को एज पर द सब्जेक्ट वाइज डिफ्रेंशिएट कर दिया है, सो दैट आपको ईजी रहे अंडरस्टैंडिंग में भी, और वो समझ में भी ज़्यादा आएगा होपफुली। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला लीगल मैगजीम्स इस है डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पे डैमनम साइन इंजूरिया, साइन जो है दैट कनोट्स फॉर द विदाउट, डैमनम इज डैमेज, इंजूरिया इज इंजरी। तो डैमेज विदाउट इंजरी, यहाँ पे इंजरी किस तरीके की इंजरी, इज अ लीगल इंजरी की बात हो रही है। तो डैमेज विदाउट इलीगल इंजरी। तो इन दिस सिचुएशन जहाँ पे आपको डैमेज, फिजिकल डैमेजेस तो हो रहे हैं या मॉनेटरी डैमेजेस तो हो रहे हैं, बट कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कोई एक्शन, नो एक्शन विल लाई, कोई एक्शन नहीं होगा इन दैट सिचुएशन। अगर आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है तो इन दैट सिचुएशन आप उस केस में कोई, बिकॉज आपका कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है। On the other hand, it talks other maxim is injuria sine damnum, जहाँ पे लीगल इंजरी विदाउट डैमेजेस, मतलब कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा है बट आपको लीगल इंजरी हो रही है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक केस भी है जहाँ पे एक मिनिस्टर होते हैं और उनको रास्ते में पुलिस रोक लेती है, और वो जा रहे होते हैं वोट देने के लिए पार्लियामेंट में, बट उन्हें रोक लिया जाता है, और इस जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे उनका लीगल राइट और राइट टू वोट जो है वो इन्फ्रिंज होता है। इस वजह से वो केस फाइल करते हैं और वहाँ पे उनको जो भी बेनिफिट होते हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको आगे चल के लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ने के लिए भी मिलेगा। थर्ड जो मैगजीम है दैट इज उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। जहाँ पे वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, जहाँ पे भी आपकी राइट्स की बात आ जाती है और राइट्स का वायलेशन हो रहा है आपके, वहाँ पे आपको लॉ जो है वो रेमेडी प्रोवाइड करता है किसे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे आप जाके रेमेडी ले सकते हो। तो उबी जस्ट इबी रेमेडियम, तो ये हो गया। अगला है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजैट। Ignorance of fact can be excused. Ignorantia facti excusat. Ignorance of fact can be a excuse. During the time of the proceeding, अगर आप ये बोलोगे कि अरे मुझे इस फैक्ट के बारे में पता ही नहीं था, वो एक एक्सक्यूज बन सकता है वाइल द प्रोसीडिंग। बट ऑन द अदर हैंड दूसरा मैक्सिम जो है वो दैट टॉक्स अबाउट इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजैट। इग्नोरेंशिया जोरिस नॉन एक्सक्यूजैट, जहाँ पे वर्ड नॉन आ जाता है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंशिया जोरिस, जोरिस मतलब लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। ये जो मतलब अगर आप ये बोलोगे कि मुझे इस फैक्ट की नॉलेज नहीं थी, तो वो कोर्ट मान लेगा कि हाँ हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन है उसे फैक्ट की नॉलेज नहीं रही होगी। लेकिन अगर आप ये बोलोगे मुझे इस लॉ की ही नॉलेज नहीं थी,
तो कोर्ट आपसे एक ये उम्मीद रखता है कि आप जिस लॉ ऑफ द लैंड में हो उसके बेसिक जो लॉज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, उसके बारे में एटलीस्ट आप अवेयर हो। तो वहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक एक्सक्यूज नहीं बन सकता है। तो इसके लिए फॉर एन एग्जांपल आप मान लो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप एक पर्सन ए है जो इंडिया का है, और वो एक कंट्री, मान लीजिए रशिया जाता है, ठीक है, इंडिया से रशिया जा रहा है, और सडनली वहाँ पे कोई लॉ है जो पहले कुछ और था और अभी चेंज हो गया है, बट वाइल वो वहाँ पे मतलब रशिया में एंटर करता है, तो उसे पता नहीं होता है कि वो लॉ चेंज हो चुका है, और फिर वो उसे पुलिस आके अगर कस्टडी में लेती है, देन अगर ए पर्सन जाके रशिया में की कोर्ट में ये बोलेगा कि मुझे इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था, तो वहाँ की कोर्ट बोलेगी कि आप इस कंट्री में आए हो, आपको यहाँ के लॉ ऑफ द लैंड की नॉलेज होनी चाहिए थी, आपने उसका वायलेशन किया है, इसलिए आप उसको एक एक्सक्यूज की तरह नहीं ले सकते हो। इसके लिए भी एक केस है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा, जिसमें एक पर्सन होता है जो म्यूनिक से इंडिया आता है, और यहाँ पे गोल्ड स्मगलिंग के केस में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, बट ड्यूरिंग दैट वो एक्चुअल में इंडिया नहीं जा रहा होता, दैट वाज अ स्टे ओवर इन इंडिया, बट फिर भी उसे डिटेन किया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज इन एनी सिचुएशन, ठीक है। अगला जो लीगल मैक्सिम है दैट इज विस मेजॉर, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको बिकॉज लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ सिविल लॉ, ठीक है, इसमें मोस्टली सिविल केसेस ही डील होते हैं, तो एक्ट ऑफ गॉड की बात करता है। इसमें भी इसको आप ऐसे देख सकते हो कि एक केस भी है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का, जिसमें एक पर्सन ए होता है और जो जिसके बगल में एक नेबर उसका बी पर्सन होता है, बट शाफ्ट माइंस होती हैं वो पर्सन बी के घर में जा रही होती है पर्सन के घर से, और उसकी वजह से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मानसून उसके घर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बट रीज़न जब ये बात कोर्ट में जाती है तब पता चलता है कि अरे नहीं, वो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मतलब इतनी एक्सपेक्टेड बारिश थी नहीं, अननेचुरल बारिश थी, दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, उसमें उस पर्सन ए का कोई हाथ ही नहीं था, इस वजह से बारिश मतलब फ्लड आ गया उसके घर में। तो यहाँ पे जो पर्सन ए है वो विश मेजोर का बेनिफिट ले सकता है, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। अगला जो लीगल मैक्सिम्स हम पढ़ेंगे वो होंगे क्रिमिनल लॉ के। तो यहाँ पे बात फर्स्ट जो है वो है एक्टस रियस एंड मेंस रिया। तो एक्टस रिया और मेंस रिया, रिया का मतलब होता है गिल्टी, रियस और रिया जो भी आप बोलना चाहो, रियस और रिया का मतलब होता है गिल्टी। तो एक्टस रियस एक्ट, गिल्टी एक्ट, तो दैट इज एक्टस रियस। मेंस रिया गिल्टी माइंड। तो ये अभी आपको आगे चल के, अभी यहाँ पे ये बेसिक है, इतना ध्यान रखना है आपको, बट आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा मैगज़ीन मिलेगा, दैट इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिट मेंसेट्रिया। Actus non facitrium nisi mensitria. That means the act itself does not make a man guilty unless his intentions were so. मतलब एक आदमी अगर कोई एक्ट करता है, कोई गिल्टी एक्ट करता है, वो इनफ नहीं है सजा देने के लिए। गिल्टी माइंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन को कन्विक्शन देने के लिए। तो ये बेसिकली आईपीसी का सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ आईपीसी से डील करता है। तो ये चीज़ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप आगे लॉ की पढ़ाई करोगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पता चल जाएगा कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजिम फॉर द सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। एंड अदर वन इज द डॉली इनकैपेक्स। मतलब हमारे लॉ में माना जाता है कि जो किड है दैट इज सबसे पहले तो मतलब किड इज इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम एज पर द लॉ, दैट इज डॉली इनकैपेक्स। डॉली मतलब डॉल, इनकैपेक्स इनकैपेसिटी, ऐसा देख लो, मतलब वो इनकैपेबल है डूइंग सम कमिटिंग सम क्राइम। तो बच्चा जो इनकैपेबल है कमिटिंग क्राइम, तो किड इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम। तो हमारी लॉ में किड का जो डेफिनेशन है दैट इज जो किड 7 ईयर और उससे कम एज के बच्चे को हम लोग अप टू द 7 और उससे कम छोटे बच्चों को हम किड मानते हैं। वैसे किड 7 to 13 वाले को मानते हैं, बट 7 to 13 के बीच में अगर कोई बच्चा क्राइम करता है उस एज का, देन हम उसकी
मेंटल कैपेसिटी देखते हैं, मेंटल एलिजिबिलिटी देखते हैं कि वो कितना मतलब मेंटली मेच्योर है। अगर मेच्योर है और उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको हम बोल सकते हैं कि मतलब उसको जुवेनाइल के केसेस में फिर आप देख सक उसको ट्रायल होता है। बट एट द एज ऑफ द 7 और से कम का बच्चे को तो कोई सज़ा नहीं दी जाती है। ठीक है। अगला कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीज़ें हैं, वैलिड, वॉइडेबल। सबसे पहले वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई भी चीज़ जो कि शुरू से ही वॉइड थी, मतलब वो चीज़ कंसीडर ही नहीं कर रहा है कोर्ट, वो शुरुआत से ही गलत माना जा रहा है। लाइक चाइल्ड मैरिज का केस ले लो आप। उसको अगर कोई इंसान, कोई दो लोग चाइल्ड मैरिज हो रही है किन्हीं दो बच्चों का, तो उसको लॉ मानता है कि दैट मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो। बट आगे चल के आपको पता चलेगा उसमें आगे अगर वो कंटिन्यूसली साथ में है तो दैट मैरिज कैन बी अ वॉइडेबल मैरिज, वो अलग एक सिनेरियो है। तो यहाँ पे वॉइड एब इनिशियो वो चीज़ होती है। अगला आता है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी वेयर, परचेजर बी वेयर। वो मतलब कॉशन जैसा है कि जो बायर को कॉशन दे रहा है कि अवेयर रहो, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देख लो, अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मतलब इट्स अ बेसिक थिंग। अगर आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो यू हैव टू सी ऑल द मतलब एक्सपायरी डेट देख लो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इतने अवेयर बायर बनना आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो दैट इज कैविएट एम्प्टर। लॉ द लेट द बायर बी अवेयर। ये कैविएट वेंडेटर। सिमिलरली कैविएट वेंडेटर, कैविएट मतलब बीवेयर, वेंडेटर मतलब वेंडर। लेट द सेलर बी अवेयर, जो सामान बेच रहा है, लेट द सेलर बी अवेयर। उसके बाद रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ऐसा होता है कि मान लीजिए एक आदमी है जो पीछे बैठा हुआ है, उसका ड्राइवर है और वो उसकी गाइड, और उसको लेट हो रहा है एयरपोर्ट जाना, उसकी फ्लाइट मिस होने वाली है, और वो उसे बता रहा है नहीं इस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से लेके चलो। बट ड्राइवर वो क्योंकि ड्राइवर उसकी ड्यूटी कर रहा है और वो उसका उसके अंडर काम कर रहा है, तो उस ड्यूरेशन में अगर ड्राइवर उसकी बात मानता है और दूसरे रास्ते से ले जाता है और वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसके लिए वो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो पर्सन जो ड्राइवर को डायरेक्शन दे रहा था वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल है। तो लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन दैट सिचुएशन। दैट पर्सन जो पीछे बैठ के या बगल में बैठ के, ड्राइवर के बगल में बैठ के उसको डायरेक्शन दे रहा था, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पनसेशन। तो ये हो गया क्विट फेसेट एलियम फेसेट पर से। क्विट फेसेट एलियम फेसेट पर से। ही who acts through another act himself। he who act through another act himself। मान लीजिए एक पर्सन है जो बैंक का एजेंट है और वो जाके मतलब और एक पर्सन ए है जो बैंक का एजेंट है, एक पर्सन बी है जो उसके घर के बगल में रहता है, और वो बोलता है कि आप मुझे ना पैसा दे दो। ए पर्सन बोलता है, जो बैंक का एजेंट है वो बोलता है आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपका पैसा जाके सबमिट मतलब आपका पैसा उसमें कर दूंगा, बैंक में जमा कर दूंगा। वो पर्सन दे देता है, बी पर्सन दे देता है जाके बैंक एजेंट को। बट बैंक एजेंट क्या करता है, वो पैसे लेके भाग जाता है। तो फिर इन दैट सिचुएशन जो पर्सन ए है, क्योंकि वो बैंक के एजेंट से मिला था और वो बैंक एक का एजेंट है, तो फिर वो जाके बोलेगा कि बैंक से कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। वो अगर बैंक एजेंट उसे नहीं मिला तो ही कैन आस्क द बैंक टू फॉर द कॉम्पनसेशन कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे मेरा कॉम्पनसेशन दो, क्योंकि आपका एम्प्लॉय मेरा पैसा लेके भागा है। तो वो चीज़ है। तो क्विट फेसेट एलियम फेसेट पर से, ये हो गया। ठीक है। अभी दो और चीज़ होती है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ वैलिड, कैन बी अ वॉइड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो मतलब अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। कि कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का फ्रॉड या मिसकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी सिचुएशन से वॉइडेबल हो, मतलब बाद में कोई एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि बाद में
इस पर्सन ने दूसरे ए पर्सन, एक पर्सन है, एक पर्सन बी पर्सन है, और ए पर्सन अगर बी पर्सन को से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, अगर उसने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको ढंग से, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन मिसकम्युनिकेट की है या नहीं बताई है, तो बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बी, ये पूरा का पूरा बी के ऊपर हो जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर बी चाहे तो वो बोल सकता है कि नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं ले जाना है, बिकॉज ए पर्सन ने मुझे ढंग से सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई ही नहीं थी। तो वहाँ पे वॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है। एक वॉइडेबल सिचुएशन इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन बी। तो वो है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैक्सिम्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैक्सिम इज लाइक हैबियस कॉर्पस हो गया। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट अ बॉडी। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये दोनों मैक्सिम आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जहाँ पे हैबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मैंडमस और सेच्योरारी इनकी बात की गई है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट अ बॉडी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, टू कोर्ट। एंड को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगला होता है एमिकस क्यूरे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स, एमिकस क्यूरे, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कोई लीगल पर्सन टाइप का नहीं, ज़रूरी नहीं है वो। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर जो कोर्ट को हेल्प करता है केसेस की अंडरस्टैंडिंग। मान लो टाइम बहुत कम है तो कोर्ट हायर कर लेता है बाहर से लोगों को कि आप हमारे लिए इंडिपेंडेंट रिसर्च करो फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो दैट इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो ये चीज़ है। हाँ, अगला है नीमो डेबिट बिस विक्सारी। नीमो डेबिट बिस विक्सारी, जिसका मतलब होता है नो बडी शुड बी ट्वाइस, नो बडी शुड बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर वन एंड द सेम एक्ट। को जिसका ऐसा, इसको ऐसे ले लो। एक मूवी भी आई थी जिसमें ऐसा था कि एक पर्सन होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने पर्सन बी की डेथ का मर्डर कमिट किया है, बट कोर्ट इस चीज़ को मान भी लेती है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है आफ्टर, जब वो बंदा बाहर निकलता है अपनी सज़ा को पूरा करके। बट बाद में पता चलता है कि वो पर्सन ए तो मरा ही नहीं जिसके लिए उसको सज़ा मिली थी, वो बंदा जिंदा था। तो यहाँ पे बाद में वो पर्सन फिर उस पर्सन का मर्डर कमिट करता है, बट बाद में वो कोर्ट में ये इस चीज़ का एक्सक्यूज़ लिया जाता है कि एक पर्सन को जब आप सज़ा दे चुके हो तो फिर आप उसी क्राइम के लिए आप एक पर्सन को दोबारा से सजा नहीं दे सकते। दैट इज द वर्ड विच इज प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 में, डबल जीपर्डी के नाम से। तो डबल जीपर्डी को अगर आप लीगल मैक्सिम टर्म्स में देखोगे तो दैट इज नीमो डेबिट बिस विक्सारी, नो बडी शुड बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द वन और द सेम एक्ट और द सेम क्रिमिनल एक्ट। तो ये चीज़ है। और अनदर वन इज द नीमो टेनेटर सिप्सन एक्यूजार, जिसमें राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो बडी हैज़ टू बी एक्यूज हिमसेल्फ। लॉ आपसे ये बोलता ही नहीं है कि ये माना ही नहीं जाता, अगर कोई अपने ही अगेंस्ट कोई विटनेस बनना चाहे तो ये चीज़ लॉ एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो दैट इज नीमो टेनेटर सिप्सन एक्यूजार, नो बडी हैज़ टू बी एक्यूज हिमसेल्फ। अगला लीगल मैक्सिम है बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ। अगला उसके बाद है उबेरिया फाइड। उबेरिया फाइड मतलब अटमोस्ट गुड फेथ। बोनाफाइड इज गुड फेथ, उबेरिया फाइड मतलब अटमोस्ट गुड फेथ। उसके बाद रेस इप्सा लॉकेटर। रेस इप्सा लॉकेटर, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। So next and the final legal maxim is, this is very important, in propria sua causa. In propria sua causa, that means no man can be judged in his own case. No man can be judged in his own case. सी लाइक अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना था कि जस्टिस रंजन गोगोई का, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी का केस चल रहा था, जिसमें वो खुद ही एक मेंबर बन गए थे अपनी ही केस को जज करने के लिए। वो खुद एक जूरी मेंबर थे, जिसके लिए वो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुए थे। तो वही बोला जा रहा है कि नो मैन कैन बी जज्ड इन हिज ओन केस। ये लीगल मैक्सिम उसी केस से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इन प्रोप्रिया सुआ कॉजा, दैट मीन्स नो मैन कैन बी जज्ड इन हिज ओन केस।
सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स। आई होप ये आपको हेल्प करें आपके अपकमिंग एग्जाम में। एंड लेट मी नो इफ एट ऑल कोई लीगल मैगजीम में इम्पॉर्टेंट मिस हो गया है, सो दैट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।